हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, एडीओ का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में हम सामान्य अध्ययन को डिस्कस कर रहे हैं, जीएस को। तो हम एक टेस्ट को पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दूसरा टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरिया का टेस्ट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? महासागरीय धाराएं, देशांतर, सनातन पवनें, स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो दोस्तों, महासागरीय धाराएं तो करती ही है, लेकिन देशांतर नहीं करती, क्योंकि ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। सनातन पवनें, हाँ ये बिल्कुल है। स्थल एवं जल का असमान वितरण ये भी प्रभावित करता है। ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में किन देशों तक देखा जा सकता है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस का पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में देखा जा सकता है। ठीक है। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? 3 नंबर प्रश्न है। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, सुबनसिरी, लोहित। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से, तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? ये है लोहित और सुबनसिरी है। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 एवं 3 ये हो जाएगा उसका उत्तर। ठीक है। लोहित और सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। बराक नदी मणिपुर में बहती है। नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में इसको सजाना है कि इसमें कौन कम है। ठीक है। तो इसका हमारा इसमें पहले होगा ऑक्सीजन होगा, फिर होगा सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा सिलिकॉन के बाद कौन सा होगा? सिलिकॉन के बाद फिर होगा एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही लगाया यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किस चीज के बारे में पूछा है? असत्य पूछा है। आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं 8 का सी, ये गलत है। ठीक है। पूछा है कौन सा असत्य है, तो ये गलत है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा लावा कारण जमाव के कारण होती है, बिल्कुल होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल होती है। तो लेकिन आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गम मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का सही चुनाव करें। तो सूची 1 में नदी है और सूची 2 में उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन ए है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ है बताना है इसमें। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ स्थित वेरीनाग झील से होता है। तो इसका वेरीनाग ऑप्शन झेलम का 1 का ये सही सुमेलित है। अब दूसरा देखते हैं सतलुज। तो सतलुज कहाँ? ये राक्षस ताल में बिल्कुल है। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होती है। ठीक है। तिब्बत में इसे लॉग चैन ख्वाब के नाम से जानी जाती है। स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। और ब्यास नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होती है। तो ये भी सही मिलान है। और रावी नदी को देखते हैं। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ है? ये कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है। झेलम वेरीनाग झरना, सतलुज राक्षस ताल झील,
प्यास, व्यासकुंड, रावी, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अकरवती, सुवर्णवती शामिल हैं। तो किस नदी के बारे में? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी या फिर गोदावरी नदी? ये कावेरी नदी के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। इसमें पहले ही कहा है कि असत्य कथन चुने, आपको यहां पे गलत बताना है। असत्य कथन, घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। घर्षण बल संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थित आपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल निर्भर करता है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इसमें गलत जो है वो ये है कि स्थैतिक घर्षण समुपस्थित आपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल निर्भर करता है, ये गलत है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थित आपेक्षिक गति का विरोध करती है, लेकिन यह सतह के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? निर्भर करता है, लेकिन ये नहीं करता है। तो ये हमारा गलत पूछा है, तो यही गलत हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और घर्षण बल जो है वो असंरक्षी बल है। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह वा बल 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभव कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा 2.22 V, 3.33 वोल्ट और 4.44 भी हो जाएगा ये। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं हम लोग। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। ऑप्शन 1 बढ़ेगा, f बढ़ेगा, f घटेगा, f प्रभावित रहेगा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये f बढ़ेगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित होगा? तो ये घट जाता है। ऑप्शन बी होता है, ये घट जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाइयां क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा 125:15:1 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तरंगदैर्घ्य में कमी, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाएगा। डॉपलर के प्रभाव के अनुसार यदि कोई प्रकाश उत्सर्जित वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसके तरंगदैर्घ्य में कमी और ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन यदि पृथ्वी से दूर जाती है तो उसके तरंगदैर्घ्य में वृद्धि और ऊर्जा में कमी आती है। 17 नंबर देखते हैं। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाले का बल अधिकतम कब होगा? v और b एक ही दिशा में हो, v और b परस्पर लंबवत हो, v और b एक दूसरे के विपरीत हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा हमारा v और b परस्पर लंबवत हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो ऑर्लॉन किस एकलक का बहुलक है? विनाइल क्लोराइड का, टेफ्लॉन का, विनाइल साइनाइड का या फिर विनाइल फ्लोराइड का? तो ऑर्लॉन जो है ये विनाइल साइनाइड का एकलक बहुलक है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? तुल्यांक विधि, रासायनिक विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, उपयुक्त में से एक से अधिक। हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? फास्फोरस के 1 ग्राम परमाणु का, या CaCO3 के 0.5 मोल का, या H2O के 10 मोल का,
या उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये हो जाएगा H2O के 10 मोल का। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, या उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। एवोगाड्रो संख्या तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या के बराबर, ठीक है, एनटीपी पर 1 मोल गैस द्वारा धारित आयतन के बराबर तथा सभी पदार्थों के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होता है। 1 मोल पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या नियत होती है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आंसर का। अंतर हैलोजन यौगिक CIF3, BRF3, IFF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या होगा? तो इसका सही घटता क्रम हो जाएगा CIF3, BRF3, IF7 और ये हो जाएगा इसका घटता क्रम ऑप्शन नंबर बी। यौगिक CH3, CH और CH3 का नाम क्या है? 2 एथिलीन, 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल, 3 पेंटीन, 3 मेथिल, 2 पेंटीन या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा 3 मेथिल और 2 पेंटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर देखते हैं, उत्तक क्या होता है? टिश्यू के बारे में पूछा यहाँ पे। उत्तक क्या होता है? वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। तो ये होती है वैसी, उत्तक कहते हैं वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, एक दो चीज आपको और साथ में बताते चलते हैं। उत्तक के जो अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं, और उत्तक शब्द का प्रयोग विसैट ने किया था। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो ये 22 अस्थियां होती है, 22 अस्थियां। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका हो जाएगा। चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका यानी ER कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। ये है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहिका है? मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के लिए इसकी वाहिका है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XY हो जाते हैं, क्या है इसमें? यहां देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं इन्वर्शन अल्प विकसित होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन का विकसित हो जाना होता है इसमें, और इस तरह के पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम एक असामान्य अंडा या शुक्राणु बनाता है। यहां देखिए टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, इससे उत्पन्न कोशिका में 45 गुणसूत्र ही होता है। और डाउन सिंड्रोम क्या है? इसका कारण 21वां क्रोमोसोम के जोड़ा में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। इसमें कुल संख्या 47, पुरुषों में 45 प्लस XY, स्त्रियों में 45 प्लस XX हो जाती है। ठीक है, 29 नंबर देखिए, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उनका यकृत यानी लीवर नष्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यकृत अधिक ग्लाइकोजन संग्रहित करता है, यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है, यकृत अधिक प्रोटीन को संग्रहित करता है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये यकृत जो है अधिक वसा को संग्रहित करता है, इसलिए उनका लीवर खराब हो जाता है जो ज्यादा अधिक शराब का सेवन करता है। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रासेरा, नेफेंथिस,
या फिर दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। ये दोनों है, ड्रोसेरा और नेप्थिन्स दोनों है कीटभक्षी पौधे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, सिकंदर लोधी द्वारा 31 नंबर सवाल देखिए, सिकंदर लोधी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? मुंगेर, बिहार शरीफ, बाढ़ या फिर मुजफ्फरपुर में? तो ये बिहार शरीफ में मिलता है। ठीक है, यहीं पे उल्लेख है, दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है। कब किया गया? 1495 से 56 में। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, गिरवा लेपित चित्रित मृदभांड या फिर इनमें से सभी? तो ये हमारा हो जाएगा काले व लाल मृदभांड। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? काले व लाल मृदभांड। ठीक है, ये अनेक स्थानों पर जैसे निवासा, पैठनते, धरनी कोठा, कोंडापुर, सन्नति आदि से प्राप्त हुआ है। और ये लाल मृदभांड जो है ये व्यापक काल में मिलता है, विशिष्ट रूप से सातवाहन पूर्व का निर्णायक प्रमाण नहीं है। 33 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, कौन सा है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्ण अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये है हमारा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यही बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 34 नंबर देखते हैं, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। कहां है फ्रांसीसी और? ए नंबर ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो दोनों बात सही है यहाँ पे, कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू किया था और मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी। तो कब करवाया था मेयो ने पहली बार जनगणना? 1868 से 72 के दौरान वो वायसराय रहे थे और 1871 में पहली बार भारत में जनगणना करवाई थी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राशि उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राशि उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1858 में, 1870 में, 1876 में या फिर 1910 में किया गया था? यह 1876 ईस्वी में पारित किया गया था। राशि उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो महारानी विक्टोरिया थी, 1 जनवरी 1870 को दिल्ली दरबार में भारत में सामग्री घोषित किया गया और इस सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में, जॉर्ज पंचम को 1911 में और इसी अधिनियम के तहत भारत का सम्राट घोषित किया गया है। 37 नंबर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के राज दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? संस्कृत भाषा के 8 प्रमुख विद्वान या तमिल भाषा के 8 प्रमुख विद्वान या फिर कन्नड़ भाषा के 8 प्रमुख विद्वान या फिर तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे? ये थे तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान को अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में। और कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता था। ठीक है, उसके दरबार को तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान और कवि सुशोभित करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय स्वयं भी तेलुगु भाषा के साथ संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। 38 नंबर देखते हैं, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 12 अगस्त 1765 को। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ 3 बड़ी शक्तियों, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सेना को पराजित कर दिया था। इसके उपरांत 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता अर्थात भू राजस्व
वसूल करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा सवाल इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि काल क्रम के अनुसार हमें कह रहा है। वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा, तो वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुई थी? वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा हुई थी 1502 में हुई थी। अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा कब हुई थी? तो अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा हुई थी 1599 ईस्वी में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। तो इसको सही क्रम में लगाते हैं इसको, तो 15 इसमें पहला वास्को डिगामा कब आए थे? 1502 में थी। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन 3 में है ये। अंग्रेज व्यापारी मिलन की कब हुई थी? 1599 में, तो सेकंड नंबर हमारा ये हो जाएगा। 2 एक के बाद 2 इसमें है, इसमें से ए और सी में ऑप्शन में, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन को कट करते हैं। इसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये 1600 में हुआ है, तो ठीक है, ऑप्शन 3 ये भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों में से अभी संभावना 4 नंबर देते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। अच्छा, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। तो इसके बाद ये होगा, तो 3 के बाद ऑप्शन हमारा 5 होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली या फिर साहित्य रत्न? ये साहित्य रत्न उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आपको एक चीज बताते चलते हैं कि तुलसीदास जो है महान मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उसकी गणना मध्यकालीन भक्ति काल के शीर्ष कवियों में की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 12 प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनमें से 5 बड़े हैं तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में कौन कौन से? दोहावली है, बिल्कुल है। गीतावली है, हाँ बिल्कुल है। कवितावली बिल्कुल। रामचरितमानस और विनय पत्रिका को शामिल किया गया है। तो ये तो तीनों तो लिखा गया है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, 41 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजवंश था इसमें। अच्छा, सूची 1 में प्राचीन भारतीय राजवंश है, सूची 2 में राजधानी है। इन दोनों को सुमेलित करना है। ठीक है, सातवाहन, तो सातवाहन किसके काल में थे? सातवाहन की राजधानी कौन सी है? तो सातवाहन की राजधानी है पैठन। सातवाहन की राजधानी पैठन। और कदम की राजधानी वनवासी है। चंदेल की राजधानी महोबा, चंदेल की राजधानी महोबा। और शुंग की पाटलिपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A2 डी में भी है, बी में भी है, इसका मतलब A C कैंसिल। तो कदम इसमें किसमें? बनवासी में है, यानी B4। तो B4 किसमें है? B4 हमें देखना है, B4 अच्छा इसमें है, इसमें नहीं है B4, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सही हमारा उत्तर हो गया। कदम, बनवासी, चंदेल महोबा, ठीक है, और शुंग पाटलिपुत्र, ये सही उत्तर हो गया। 42 नंबर देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 और 18 निर्धारित की गई थी। ठीक है, शारदा अधिनियम कब आया था? ये आया था 1929 में। 1929 में। 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य? यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। इसके बारे में पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग हुआ। तो सही कोड क्या है? 1 2 या फिर 2 3 या फिर 1 3 या फिर 1 2 3, कौन सा सही है? तो सही है, केवल 1 और 3 सही है। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य था भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना और भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों को अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी है, 1 और 3 है।
कथन 2 जो है वो असत्य है। वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इस संस्था के गठन का समर्थन और प्रोत्साहन किया था, हालांकि उन्होंने इसका अध्यक्ष पद लेने से अस्वीकार कर दिया था। निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया? 44 नंबर है। कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? द किंगडम ऑफ एज विद इन यू, सिविल डिसओबीडियंस, अनटू द लास्ट, भगवद गीता। यह अनटू द लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है, अनटू द लास्ट। 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिसने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? तो वर्साई की संधि, मॉन्ट्रो कन्वेंशन, सेवर्स की संधि या फिर लोजान की संधि? यह सेवर्स की संधि है। काकोरी ट्रेन में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? गोपीथाल श्रीवास्तव, बीके चौधरी, मोहनलाल सक्सेना या फिर गोविंद वल्लभ पंत? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? प्राचीन चोल साम्राज्य, पांड्य वंश, केरल पुत्र, चेर या शासक या सातवाहन राज? ये हो जाएगा पांड्य वंश। मेगास्थनी ने अपने ग्रंथ इंडिका में पांड्य वंश का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता था, पांड्य वंश। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वेतन में एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित कहां था? यह स्थित था पाटलिपुत्र में। 49 नंबर देखते हैं। सूची सम्मिलित इसको करना है, मिलान करना है। एक सूची में ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है, दूसरे में राज्य दिया हुआ है। ठीक है। तो भीमबेटका कहां पे है? तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। और सोर टेम्पल कहां है? सोर टेम्पल तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित में है। सोर टेम्पल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। हम्पी, तो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडर है। हम्पी कहां है? कर्नाटक ये है। और मानस असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A2। तो A2 देखिए इन दोनों में, तो एक A2 B3, A2 B3 ये है, ऑप्शन बी है इसका उत्तर। सूची 1 को दूसरे सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में संगठन है, दूसरे में संस्थापक है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां है द्वारकानाथ? लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा। B3 इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, तो A4 लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ। A4 B3 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा A नंबर। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल रचना के भाग हैं? मूल रचना के भाग पूछ रहे हैं भारतीय संविधान के। संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। चारों है, चारों इसके मूल रचना के भाग हैं। 52 नंबर देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब गलत पूछ रहा है, ऊपर में से कौन सा गलत है? दोनों सही नहीं है, दोनों गलत हैं। देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसको हम 52 नंबर प्रश्न को।
प्रत्येक विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो अलग अलग संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति देता है तो वह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। तो प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर करना उसमें नहीं जरूरी नहीं है। और दूसरा है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर किसी भी संसद के सदस्य का सदन उसको नामांकन उसको बनना चाहिए, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह सकता है। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामांकित व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है या सदस्य बन सकता है। 53 नंबर देखते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मतदान में धांधली हुआ है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम थी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, उस निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम मतदान हुआ है। तो इसका उत्तर होगा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में किसी प्रकार के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को एक जमानत निश्चित तरह से रखनी होती है। ठीक है, और यदि कुल पड़े डाले गए वैध मतों का न्यूनतम अगर 1/6 मत हासिल नहीं करता है तो उसकी यह राशि जब्त कर ली जाती है। यह प्रावधान अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव से दूर रखने के लिए अपनाई गई है, लेकिन संभव है कोई प्रत्याशी चुनाव में निर्वाचित हो जाए लेकिन उन्हें कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त ना हो। ऐसा स्थिति में संभव है जब निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, उनके बीच में मतों का बंटवारा हो गया हो। 54 नंबर सवाल देखते हैं अब, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? यहां देखिए, लेखानुदान किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है? तो सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्ताव किया निश्चित अवधि में। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 116 के तहत, आर्टिकल 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित ना होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। 55 नंबर सवाल देखते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, या फिर स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार। तो ये इसमें कौन सी शक्तियां प्रदान किया गया है ग्राम सभाओं को? तो इनमें इसमें जो ना सभी शक्तियां प्राप्त की गई है टोटल। इसमें ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, हाँ बिल्कुल, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार। तो ये तीनों है यहाँ पे। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श दे सकता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श नहीं दे सकता है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन मांगने के बाद, ऐसे नहीं। तो हो जाएगा इसका, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स हम देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। पहला, सार्वजनिक कोई महत्व का मामले में कोई विधिक प्रश्न उठाने पर। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या फिर प्रसंविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। ठीक है, 57 नंबर, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो ये प्रधानमंत्री, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 58 नंबर देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम,
1919 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो समवर्ती सूची लिया गया है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये लिया गया है। 60 नंबर देखते हैं हम, जिला नियोजन समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिकाओं के हितों का ध्यान रखना है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्य के जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाती है जो जिले की पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित करके पूरे जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। ठीक है, और योजना समिति का प्रारूप बनाते समय पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं के बीच समान हितों को ध्यान में रखती है। जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिले की योजना को राज्य सरकार के पास अग्रसर करता है। तरलता की दृष्टि से मुद्रा क्रम है M1 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4 ग्रेटर देन M2। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या है? ये है M1, यानी मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का वह भाग होता है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है। 62 नंबर देखते हैं, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? बेरोजगारी दर एवं कर दर, आय एवं कर दर, मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर, या फिर मुद्रास्फीति एवं आय। तो फिलिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर को दर्शाती है। मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर को। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, अनुदान मांगों पर मतदान। तो ये क्रम 1 2 3 हो जाएगा। पहले बजट की प्रस्तुति है, फिर आम चर्चा है, फिर अनुदान मांगों का पर मतदान है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? 935, 934, 933 या 932? 935 था 2011 के अनुसार। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। ये समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। आर्थिक नियोजन। अविस्फीति क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग बढ़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की बहुत गिरी हुई कीमतों को सामान्य स्तर पर लाया जाता है, या फिर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था होती है। ये होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती थी, अविस्फीति है। ठीक है, सिक्सटी 67 नंबर देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज और सतत विकास, तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, तेज और अधिक समावेशी, या फिर अधिक समावेशी और सतत विकास? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 68 नंबर देखते हैं। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? तो लकड़ावाला गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। यहां देखिए, गरीबी रेखा से आकलन से संबंधित है। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो बिहार की जो सीमा लगती है वो कौन कौन सी है? पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। ये बिहार की नेपाल सीमा से दोनों का सटता है, राज्य लगती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर देखते हैं प्रश्न। 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी।
प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। किसने किया था? गोपाल ने किया था। गोपाल ने बिहार शरीफ के उदयपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी गोपाल ने। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर। संथाल विद्रोह 1855-56 ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह, अभी हमने इससे पहले भी एक प्रश्न देखा था जिसमें कि हम सुमेलित करने वाले कुछ देर पहले। ये तो सिद्धू और कान्हू है। झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे संथाल विद्रोह के 1855 से 56 में। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। राहुल संकृतायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे। तो उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है यहाँ पे? इनमें से कौन सा गलत है? इसको ध्यान से पढ़िए और इसको यहाँ पे खोला जरूर कीजिएगा कौन सा इसमें गलत पूछा रहा है। तो इसमें से गलत जो है वो कौन सा होगा? यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें से केवल बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी सभी सही है। 74 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली। तो जयप्रकाश नारायण, सी नंबर ऑप्शन। 75 नंबर देखते हैं। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है। तो ये आगे देखते हैं इसका यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अच्छा, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। एक बार देख लेते हैं प्रश्न को दोबारा। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुपम झील कैमूर में है। ठीक है, तो ये एक सही है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन यह सोन नदी के बाढ़ मैदान से जुड़ी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में पाया जाता है। बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। तो इनमें से सही कथन कौन से हैं? तो सही कथन कौन से हैं? एक सही है। अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं और बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। और चूना पत्थर रोहतास कैमूर हिल्स में पाया जाता है। पायराइट रोहतास में। अभ्रक नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, वहां पे प्रश्न में यह भी दिया जा सकता है कि अभ्रक केवल नवादा में पाया, तो आपको वो गलत करना है कि अभ्रक नवादा, गया और जमुई मुंगेर में पाया जाता है। 78 नंबर देखते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें गलत पूछ रहा है। वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। उसमें मौसमी पत्तियां झड़ती है। वे रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन, अच्छा यहाँ पे ये गलत है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये गलत है। शुष्क पर्णपाती वन उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां एक वर्ष में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसमें गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। शुष्क पर्णपाती वन के बारे में, इस प्रकार के वन बिहार के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन
और ये वन कैमूर पहाड़ियों, मुंगेर, जमुई, बांका आदि में पाए जाते हैं। इनमें शीशम है, अमलतास है, साल है, खैरा, महुआ, पलास या फिर जामुन या बांस के पेड़ पाए जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, बंगाल से बिहार का अलग होना, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बिहार बंगाल से 22 मार्च को अलग हुआ है, तो यहाँ 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। और बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में, 1913 जनवरी में हुई थी। ठीक है, हमें लिख देता हूँ जनवरी। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसको कालक्रम के अनुसार सजाना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? 1912 में। दूसरे नंबर बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1913 में। और भारत सरकार अधिनियम 1919 तो 19 में, तो 3 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बांका, जमुई, कैमूर, भभुआ या फिर शिवहर? ये कैमूर हो जाएगा, कैमूर या भभुआ कह लीजिए। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज है। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? थी एयरटेल के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जॉयस बंडा, एलेन जॉनसन, नेटुम्बो नंदी नेदेतवा या फिर एविकस सिलीना? ये नेटुम्बो नंदी नेदेतवा है, ऑप्शन नंबर सी। नेटुम्बो नंदी नेदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? दिवाली, दशहरा, होली, महाशिवरात्रि? तो किससे जुड़ा हुआ है? ये महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है हेरात फेस्टिवल। 84 नंबर देते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में अवस्था में निधन हो गया। इनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? 1992 में दिया गया था। 85 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर या फिर इक्वेडोर? तो ये इक्वेडोर है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली, बेंगलुरु, गुलमर्ग या फिर हैदराबाद में? ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? अनुसूचित जनजाति। अप्रैल 2025 में अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? कृषि, उद्योग, विनिर्माण या फिर सेवा? सेवा। 89 देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ब्याज भुगतान, राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा या फिर मुख्य सब्सिडी? ये राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा सबसे अधिक खर्च किया गया, राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा। 90 नंबर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2024 और 25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 2.8% या फिर 3.0%, 3.2% और 3.3%? तो ये 3.2%, 3.3% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है IMF ने। निम्न में से किस लेखक ने अपने संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या फिर झुंपा लाहिड़ी? ये अरुंधति रॉय के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, मदर मैरी कम्स टू मी।
92 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? किस राज्य ने देश की पहली योग नीति? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? थे उत्तराखंड है। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? अब घटकर हो गई है 28 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई थी? बिहार में शुरू की गई है। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? ये क्या है? कक्षा 6 से 8। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो ये 891 बताया गया है। जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? नालंदा, पटना, दरभंगा या फिर गया? ये पटना में किया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? 2027, 2028, 2029 या फिर 2030? तो ये कर दिया गया है 2028। 99 प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर मोहनलाल को? ठीक, मोहनलाल को किया है। 100वां प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? कुनो नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान? ये कुनो नेशनल पार्क में किया गया है देश का पहला चीता सफारी, जहां चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाया गया है और पर्यटक इन्हें खुले जंगलों में देख भी सकेंगे। दोस्तों, आज के जीएस पेपर को यहीं रखते हैं, मॉक टेस्ट को। जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट पेपर में, तीसरे जीएस पेपर को लेकर के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।